मुगल सल्तनत के अनोखे दौर में जहां एक और विशाल साम्राज्य का वैभव था, वहीं दूसरी ओर राजदरबार के भीतर अनेक रोचक किस्से जन्म ले रहे थे। अकबर बीरबल की जोड़ी ऐसी ही अनगिनत कहानियों की सूत्रधार रही है। आइए चलते हैं उसी ज़माने में जब अकबर युवा, प्रतिभाशाली और जनप्रिय राजा थे और बीरबल अपनी चतुराई व हाजिर जवाबी से राजा के प्रिय पात्र बन चुके थे। इस कहानी में हम नए नए प्रसंगों की बनावट करेंगे ताकि आपको एक बिल्कुल ताज़ा और लंबा सफ़र मिल सके। मुगल राजधानी में भोर की पहली किरणों के साथ महलों और बाजारों में हलचल शुरू हो चुकी थी। एक ओर फौज के सिपाही कवायद कर रहे थे तो दूसरी ओर व्यापारी अपने कारवां तैयार कर रहे थे। बीचों बीच स्थित भव्य दरबार में अकबर आज अपने मंत्रियों और दरबारियों के साथ एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले थे। विषय था राज्य के दूरदराज इलाकों में प्रशासनिक सुधार लाना। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे राज्य को संगठित रखना है। मुझे लोगों से सीखना और उन्हें कुछ नया देना पसंद है। अगर हमारे किसी दुर्गम प्रांत में जनता तक मदद नहीं पहुंच पा रही है तो हमें समाधान सोचना चाहिए। दरबार भर में सन्नाटा था, सभी इस बात से सहमत थे। लेकिन प्रश्न यह था कि कैसे। तभी बीरबल ने विनम्रता से कहा, महाराज, राजकोष से कुछ राशि निकालकर उन प्रांतों में आवश्यक निर्माण और सुविधाओं के लिए भेजी जाए। साथ ही वहां के स्थानीय अधिकारियों का मूल्यांकन किया जाए कि वे जनता के प्रति ईमानदार हैं या नहीं। अकबर ने सहमति जताई और कहा, बीरबल, तुम आगे बढ़ो और इस कार्य को संभालो। यहीं से एक नए युग की सुबह का आरंभ हुआ, जहां अकबर का मकसद था जनता का कल्याण और बीरबल बना उनके इस स्वप्न का एक अहम साथी। बीरबल ने दरबार का आदेश पाकर निर्णय लिया कि वे स्वयं जाकर दूरदराज इलाकों का दौरा करेंगे। साथ में कुछ सैनिक, लेखक और प्रशासनिक अधिकारी भी गए। बीरबल चाहते थे कि वहां के लोगों की समस्याएं वे प्रत्यक्ष रूप से समझें। पहले गांव में पहुंचने पर उन्हें पता चला कि पानी की किल्लत है। पुरानी नहरें मिट्टी से भर चुकी थी। बीरबल ने गांव वालों के साथ मिलकर नहरों की सफाई करवाई, नए कुओं के लिए जगहें चिन्हित की और सालों से तैनात एक भ्रष्ट अधिकारी को हटाने की अनुशंसा की। किसानों ने राहत की सांस ली और जल्दी ही फसलें बेहतर होने लगीं। यह देखकर बीरबल को संतोष हुआ कि राज्य के बहुतेरे हिस्सों में वास्तव में जमीनी काम की जरूरत थी। दूसरे गांव में एक अलग समस्या थी। वहां के जमींदार ने भारी लगान थोप रखा था। लोग दुखी थे, लेकिन आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। बीरबल ने जमींदार को समझाया, अगर तुम प्रजा पर इस तरह अत्याचार करोगे तो वे दिन दूर नहीं जब प्रजा बगावत पर उतर आएगी और तब तुम्हें भी नुकसान होगा। जमींदार को अकबर की शक्ति का भान था, इसलिए उसने लगान कम किया। इस प्रकार बीरबल जिस जिस क्षेत्र में गए वहां व्यवस्था में सुधार शुरू हुआ। करीब एक महीने बाद बीरबल राजधानी लौटे और अकबर के सामने अपनी रिपोर्ट रखी। उन्होंने विस्तृत रूप से बताया कि कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार है, किन किन क्षेत्रों में सिंचाई और सड़कों की जरूरत है और कैसे वहां के अधिकारी या जमींदार जनता से व्यवहार करते हैं। अकबर ने खुशी से कहा, बीरबल, तुम्हारे प्रयासों से मुझे राज्य की वास्तविक स्थिति का पता चला। हमें काम बहुत करना है, लेकिन कम से कम दिशा तो स्पष्ट हुई। दरबार में मौजूद दूसरे मंत्रीगण भी बीरबल की प्रशंसा करने लगे। हालांकि कुछ ईर्ष्यालु दरबारियों को यह पसंद नहीं आया कि बीरबल एक बार फिर राजा के प्रिय बनकर लौटे हैं। उनके मन में चल रहा था कि किस तरह बीरबल को नीचा दिखाया जाए। मगर अकबर का समर्थन बीरबल के साथ था, जो उनकी चतुराई और ईमानदारी का परिणाम था। उसी शाम कुछ दरबारी गुप्त रूप से इकट्ठा हुए। इनमें 2-3 बड़े जागीरदार और कुछ दरबारी थे, जिन्हें लगता था कि बीरबल बहुत आगे बढ़ रहा है। उन्होंने षड्यंत्र रचा कि किसी तरह बीरबल को बदनाम करके दरबार से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। हालांकि उनके पास कोई ठोस योजना नहीं थी। एक दरबारी ने सुझाव दिया, हम किसी तरह यह अफवाह फैला दें कि बीरबल ने दौरे के दौरान बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया, जो राजकोष में जमा नहीं हुआ। दूसरे ने हाँ में हाँ मिलाई
और हम कुछ नकली गवाह भी खड़े कर देंगे। इस तरह उनकी कलुषित योजना तैयार हुई। अगले ही दिन दरबार में एक अनाम शिकायत पहुंची कि बीरबल ने गांवों से अवैध वसूली की है। अकबर को जब यह खबर मिली तो उन्हें बड़ा अचंभा हुआ। वे बीरबल पर पूरा विश्वास करते थे, पर शिकायत आने पर चुप भी नहीं बैठ सकते थे। उन्होंने पूरी जांच के आदेश दिए। बीरबल इस सबसे अनजान थे, वे तो अपने कार्यों का ब्यौरा ठीक से संजो रहे थे। अचानक उन्हें सूचना मिली कि उन पर गलत आरोप लग रहे हैं। बीरबल को समझ में आ गया कि जरूर कोई षड्यंत्रकारी इस काम में लगा है। फिर भी उन्हें भरोसा था कि सत्य सामने आएगा। उन्होंने अपने दौरे के प्रमाण, खातों का ब्यौरा व सभी रसीदें नियत अधिकारियों को जमा करवा दीं। जांच अधिकारी ने गांव-गांव जाकर गवाह और साक्ष्य इकट्ठा किए। हर जगह लोगों ने बीरबल की तारीफ की, कैसे उन्होंने भ्रष्टाचार रोका, कैसे सिंचाई और जरूरी सुविधाओं का इंतजाम कराया। किसी ने यह नहीं कहा कि बीरबल ने अवैध वसूली की हो। उल्टा सभी ने कहा कि बीरबल ने बड़े न्यायपूर्ण ढंग से कार्य किया है। परिणामस्वरूप जांच अधिकारी को शिकायत झूठी लगी। उसने दरबार में आखिरी रिपोर्ट रखी, महाराज, शिकायत निराधार है। बीरबल पर लगे सभी आरोप गलत साबित हुए हैं। अकबर ने राहत की सांस ली और दरबारी षड्यंत्रकारियों का चेहरा फीका पड़ गया। उनकी योजना धरी की धरी रह गई। अकबर ने दरबारियों को चेताया, झूठी शिकायतें कराने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, पर अभी यह नहीं पता था कि शिकायत किसने की। कुछ समय के लिए यह मामला शांत हो गया, पर षड्यंत्रकारी अभी भी मौके की तलाश में थे। इसी बीच दूर-दराज इलाकों में प्रसिद्ध एक विद्वान आचार्य रुद्रदत्त काशी से राजधानी आ पहुंचे। उनकी प्रसिद्धि थी कि वे बेहद तेज दिमाग के हैं और किसी भी समस्या को तुरंत हल कर देते हैं। उनकी उक्ति थी, मैं वाक्सिद्ध हूँ, अर्थात मेरे शब्द कभी गलत नहीं होते। अकबर ने उन्हें दरबार में सम्मानपूर्वक बुलाया और कहा, हमारी राजधानी में आपका स्वागत है। सुना है आप अतुलनीय ज्ञान रखते हैं। आचार्य रुद्रदत्त ने गर्व से कहा, जी हाँ, मैंने अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया है और आज तक कोई मुझे तर्क में हरा नहीं पाया। अकबर को लगा कि यह दिलचस्प हो सकता है। उन्होंने कहा, अच्छा, तो फिर हमारे दरबार में भी आपको कुछ तर्क वितर्क करने का मौका देंगे। आचार्य जी तैयार हो गए। अगले दिन का दरबार आचार्य रुद्रदत्त के सम्मान में ही समर्पित था। वे अपने विचार व्यक्त करने लगे। धर्म, नीति, दर्शन, विज्ञान, हर विषय पर उनकी पकड़ गहरी लग रही थी। दरबारी भी प्रभावित हुए, लेकिन अकबर चाहते थे कि बीरबल भी इस वाद विवाद में शामिल हों, ताकि सच्ची परीक्षा हो सके। आचार्य ने कहा, महाराज, मुझे यह जानना है कि आपके दरबार में कौन ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी प्रश्न का हल निकाल सके। अकबर ने इशारा किया, यह रहे हमारे बीरबल। आचार्य रुद्रदत्त ने तीखी निगाहों से बीरबल को देखा। उन्हें सुन रखा था कि बीरबल बहुत चतुर हैं, लेकिन वे स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। आचार्य रुद्रदत्त ने बीरबल से पहला प्रश्न पूछा, मुझे बताइए, संसार में सबसे शक्तिशाली तत्व क्या है? दरबारी चिंतित हो उठे। यह प्रश्न दार्शनिक था। कोई बोला अग्नि, कोई बोला जल, कोई बोला वायु। बीरबल मुस्कुराए और बोले, सबसे शक्तिशाली तत्व विवेक है, क्योंकि अग्नि, जल या वायु भले ही विनाश कर सकते हैं, लेकिन विवेक उन्हें नियंत्रित करने का मार्ग खोज सकता है। दरबार में तालियां बजीं। आचार्य भी थोड़ा प्रभावित हुए, पर बोले, चलिए, एक प्रश्न और। जीवन का परम लक्ष्य क्या होना चाहिए? बीरबल ने विनम्रता से कहा, मानवता की सेवा और आत्मविकास, दोनों में संतुलन ही जीवन का परम लक्ष्य है। यदि हम केवल स्वार्थ को साधते रहेंगे तो समाज छिन्न भिन्न हो जाएगा, और यदि हम केवल दूसरों के लिए जिएंगे तो आत्मविकास संभव नहीं होगा। इस उत्तर से दरबार में और भी प्रशंसा हुई। आचार्य रुद्रदत्त का चेहरा गंभीर होने लगा, क्योंकि वे देख रहे थे कि बीरबल तर्क वितर्क में उनसे कम नहीं। वाद विवाद के अंत में आचार्य रुद्रदत्त ने अपना अंतिम तीर चलाया, महाराज,
मैंने सुना है कि आपके बीरबल किसी भी समस्या का समाधान निकालने में सक्षम हैं। मैं एक असंभव सी लगने वाली समस्या रखता हूँ। यदि बीरबल उसका समाधान कर दे तो मैं मान लूंगा कि वे मुझसे भी श्रेष्ठ हैं। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, बता दीजिए, क्या समस्या है? आचार्य ने कहा, मुझे ऐसा महल चाहिए जो बिना किसी नींव के हवा में टंगा रहे और उसमें मैं बैठकर भोजन कर सकूं। दरबारियों में खुसुर-पुसुर होने लगी। यह तो नामुमकिन है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। क्या तुम इस असंभव सी मांग को पूरा कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराए। आचार्य जी, आपको वह महल कब तक चाहिए? आचार्य ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा। 1 सप्ताह में, बीरबल ने उत्तर दिया। ठीक है, मैं प्रयास करूंगा। दरबार भौचक्का था। यह कैसे संभव होगा? बीरबल 1 सप्ताह तक नजर नहीं आए। पूरे दरबार में चर्चा थी कि बीरबल अब क्या करेंगे। आचार्य रुद्रदत्त अपने आप को विजेता समझने लगे थे। उन्हें लगा कि बीरबल के पास कोई उपाय नहीं होगा। समय बीतता गया और सप्ताह पूरा होने से 1 दिन पहले बीरबल दरबार पहुंचे। अकबर ने पूछा, बीरबल, महल तैयार हुआ या नहीं? बीरबल ने अत्यंत शांत स्वर में कहा, महाराज, महल तैयार है, पर आचार्य जी को वहां तक ले जाने के लिए हमें एक विशेष सीढ़ी की जरूरत है, जो पानी में जलाई जा सके और उसका धुआं पकड़कर हम ऊपर चढ़ सकें। आचार्य ने व्यंग्य से कहा, यह भी भला कोई बात हुई? पानी में आग कैसे जलेगी और धुएं को हम पकड़ कैसे सकते हैं? बीरबल ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, आचार्य जी, ठीक उसी तरह जिस तरह आप हवा में टंगा हुआ महल चाहते हैं। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। आचार्य ने लज्जित होकर अकबर से क्षमा मांगी और स्वीकार किया कि बीरबल वाकई चतुर हैं। अकबर ने बीरबल को शाबाशी दी और आचार्य रुद्रदत्त को सम्मान के साथ विदा किया। आचार्य रुद्रदत्त की हार ने फिर से कुछ दरबारियों की ईर्ष्या को हवा दे दी। वे सोचने लगे कि जब भी कोई विद्वान आता है, बीरबल उसे हरा देता है, इसलिए राजा उसे और प्रिय मानने लगते हैं। उन्हीं षड्यंत्रकारियों ने एक नया उपाय सोचा, क्यों न बीरबल को ऐसी मुसीबत में डाला जाए जहां उसकी समझ भी काम न आए। उन्होंने अफवाह उड़ाई कि राज्य के दक्षिणी हिस्से में लोग बीरबल की खिल्ली उड़ा रहे हैं। वहां के लोगों का कहना है कि बीरबल दरबार में तो चतुराई करता है, पर वास्तविक जीवन की समस्याओं से अनजान है। जैसे ही यह झूठी खबर अकबर तक पहुंची, वे बोले, अगर सचमुच ऐसा है तो बीरबल को वहां जाना चाहिए और देखना चाहिए कि समस्या क्या है। अकबर ने आदेश दिया कि बीरबल दक्षिणी प्रांत का दौरा करें और लोगों की शिकायतें सुनें। बीरबल निकल पड़े। वहां पहुंचने पर उन्होंने पाया कि एक बड़ा गांव सूखे की चपेट में था। पानी का संकट था। लोग बीरबल को घेर कर बोले, मंत्री जी, आप बड़े चतुर हैं, तो हमारे लिए पानी कहाँ से लाएंगे? यह सुनकर कई लोग हंस पड़े। स्पष्ट था कि कुछ लोग उन्हें नीचा दिखाना चाहते थे। बीरबल ने धैर्य से पूछा, यहाँ पानी का स्रोत क्या है? लोगों ने बताया, नदी तो काफी दूर है और तालाब सूख चुके हैं। बीरबल ने कहा, चलो नदी के पास चलते हैं। वहां बीरबल ने देखा कि नदी काफी गहरी थी, पर उसके किनारे ऊंचे टीले थे। उन्होंने योजना बनाई कि नदी से नहर निकालकर गांव तक लाई जाए। कुछ दरबारी इस पर हंसे, इतना लंबा काम कौन करेगा? बीरबल ने अपने साथ आए शाही अभियंता और सैनिकों को आदेश दिया, नहर को शुरू करो। जिस तरह राज्य के दूसरे हिस्सों में नहरें बनाई गई हैं, यहाँ भी संभव है। गांव के कुछ जागरूक लोगों ने साथ दिया और कुछ ही हफ्तों में नहर निर्माण का काम शुरू हो गया। हालांकि यह लंबी प्रक्रिया थी, पर आरंभ होना ही आशा का संकेत था। उस गांव के मुखिया को डर था कि अगर नहर बन जाएगी तो उसका एकाधिकार खत्म हो जाएगा। वह पानी के नाम पर लोगों से धन उगाही किया करता था। उसने बीरबल को धमकी देने की कोशिश की, यहाँ मेरे नियम चलते हैं, तुम्हारी योजना सफल नहीं होगी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मित्र, तुम राजा से भी बड़े हो गए। हमारे महाराज अकबर की मंशा है कि जनता को पानी मिले, किसी एक व्यक्ति का निजी भला नहीं होना चाहिए। मुखिया तिलमिला गया और शोर मचाने लगा, मैं यह नहर नहीं बनने दूंगा।
लोगों में भी डर फैल गया, क्योंकि मुखिया के आदमियों की संख्या काफी थी। बीरबल ने देखा कि मुखिया का आतंक लोगों को काम से रोक सकता है। उन्होंने स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी को बुलाया और कहा, इसके अत्याचारों पर अंकुश लगाना होगा। पहले इसे प्यार से समझाओ, अगर न समझे तो कानूनी कार्रवाई करो। अधिकारी ने मुखिया को वार्निंग दी। मुखिया ने भी अकड़कर कहा, मैं नहीं डरता। पर कुछ ही दिनों में मुखिया के आदमियों ने एक गरीब किसान के खेतों में आग लगा दी। बात अकबर तक पहुंची तो उन्होंने फौरन संदेश भेजा कि अपराधी को गिरफ्तार किया जाए। मुखिया पर अदालत में मुकदमा चला। अंततः उसे दंडित किया गया और बाकी गांव वाले स्वतंत्र होकर नहर निर्माण में जुट गए। धीरे धीरे नहर का काम पूरा होने लगा। जब पानी गांव के पास पहुंचा तो लोगों को यकीन नहीं हुआ कि इतना बड़ा कार्य हो सकता है। आज उनकी फसल को पानी मिलने की संभावना थी, मवेशियों को पानी मिलेगा, रोजमर्रा की जरूरतें पूरी होंगी। गांव वालों ने बीरबल के प्रति कृतज्ञता जताई। क्षमा कीजिए, शुरू में हमने आप पर अविश्वास किया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह शक जायज था। जो काम सालों से नहीं हुआ वह अचानक होने लगा तो किसी को भी अचरज होगा। पर महाराज अकबर की नीति है, जनता का भला। दक्षिणी प्रांत की यह परीक्षा पूरी हुई। जब बीरबल वापस राजधानी पहुंचे तो लोगों का उत्साह चरम पर था। ईर्ष्यालु दरबारियों को फिर मुंह छिपाना पड़ा। राजधानी में कुछ शांत और खुशनुमा दिन बीते। फिर अकबर को ख्याल आया कि राज्य में संगीत और कला को प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने तानसेन और अन्य कलाकारों से परामर्श करके एक भव्य संगीत महोत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया। कई दूरदराज के गायक, वादक और नर्तकियां इसमें भाग लेने आईं। अकबर ने दरबार में घोषणा की, जो भी इस महोत्सव में श्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा उसे राज दरबार में विशेष मान मिलेगा और पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बीरबल भी इस आयोजन की देखरेख में शामिल हुए। उत्सव की भव्य तैयारियां होने लगी, पंडाल सजने लगे, रोशनी की व्यवस्था हुई और शहर में चहल पहल बढ़ गई। महोत्सव की प्रथम संध्या बहुत शानदार थी। तानसेन ने अपनी गायकी से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। फिर कुछ अन्य गायक वादक आए। जनता का जमावड़ा भी बड़ा था। हर कोई इस सांस्कृतिक उत्सव का आनंद ले रहा था। अकबर स्वयं ताली बजाकर कलाकारों को प्रोत्साहित कर रहे थे। इसी बीच एक युवा गायक रागनिधि ने आकर प्रस्तुति दी। वह अत्यंत प्रतिभाशाली था, पर स्वभाव से थोड़ा अभिमानी भी। उसकी मधुर आवाज ने सभी को मुग्ध कर दिया। प्रस्तुति के अंत में उसने अकबर से कहा, महाराज, मेरे गाने पर आपको क्या कहना है? अकबर ने तालियां बजाते हुए कहा, अद्भुत, तुम में बहुत क्षमता है। रागनिधि ने गर्व से स्वीकारा, पर वह तानसेन के सामने भी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने लगा। अगले दिन दरबार में रागनिधि ने तानसेन से एक अनौपचारिक मुकाबला करने की मांग की। तानसेन ने शालीनता से कहा, मैं राजा का सेवक हूँ, मुकाबले या प्रतियोगिता के लिए नहीं गाता, बल्कि कला की सेवा के लिए गाता हूँ। पर रागनिधि अपने अभिमान में अड़ा रहा, मैं यह साबित करना चाहता हूँ कि मेरी कला किसी से कम नहीं। अकबर ने सोचा, कला में प्रतियोगिता जैसी बात ठीक नहीं, पर अगर रागनिधि को इतना विश्वास है तो एक सांस्कृतिक आदान प्रदान हो सकता है। तानसेन तैयार हुए, लेकिन बड़ी विनम्रता के साथ। महोत्सव की तीसरी शाम को यह जुगलबंदी तय हुई। तीसरी शाम राज दरबार का विशाल सभागार लोगों से खचाखच भरा था। तानसेन ने एक शास्त्रीय राग की आलाप से शुरुआत की, जिससे वातावरण में गहराई छा गई। जवाब में रागनिधि ने भी एक ऊंचे सुर से अपना प्रदर्शन किया। कुछ देर तक यह जुगलबंदी चली और दोनों ही बेहतरीन थे। दरबारी दंग थे कि कितना सुंदर स्वर सौंदर्य है। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, रागनिधि ने दुर्लभ तानों का प्रयोग शुरू किया, जो लगभग असंभव से लगते थे। तानसेन ने धैर्य से उन्हें सुना और अपनी सहज शैली में उनका जवाब दिया। जनता मंत्रमुग्ध थी। तभी रागनिधि ने एक असाधारण उच्च स्वर लगाया और अचानक उसका गला लड़खड़ा गया।
वह सुर से भटक गया और कुछ भी गड़बड़ा सा सुनाई देने लगा। शोरगुल होने लगा। रागनिधि का गला अटक गया था। बीरबल ने तुरंत व्यवस्था करवाई कि रागनिधि को पानी और आराम दिया जाए। तानसेन ने भी सहानुभूति से कहा, गला कभी भी धोखा दे सकता है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। पर रागनिधि लज्जित था, क्योंकि उसकी तुलना तानसेन से ही थी। अकबर ने माहौल संभाला और कहा, कोई हार जीत नहीं, यह कला का संगम है। सभी कलाकार हमारे लिए अनमोल हैं। रागनिधि को समझ आ गया कि अहंकार से बड़ा कोई भी कलाकार नहीं हो सकता। संगीत महोत्सव की सफलता पर अकबर ने एक भव्य दावत का आयोजन किया। सभी दरबारी, कलाकार और आमंत्रित अतिथि वहां उपस्थित थे। भोजन का दौर चल रहा था। तभी ईर्ष्यालु दरबारियों में से एक ने एक नई चाल चली। वह अकबर के पास जाकर बोला, महाराज, मैंने सुना है कि बीरबल केवल शब्दों का जादूगर है। कभी कोई वास्तविक शारीरिक श्रम का काम आया तो वह कुछ नहीं कर पाएगा। अकबर ने कहा, बीरबल को मैंने कई बार प्रजा की सेवा में श्रम करते देखा है। पर तुम कहना क्या चाहते हो? दरबारी ने व्यंग्य किया, यदि बीरबल आपके लिए एक तालाब खोद दें तो मैं मानूंगा कि वे सचमुच कार्यकुशल हैं। अकबर हंसकर बोले, बीरबल कोई मजदूर नहीं, वे सलाहकार हैं। फिर भी देखता हूं वे क्या कहते हैं। बीरबल ने बात सुनकर कहा, महाराज, यदि आप आज्ञा दें तो मैं इस काम को एक नई पहल के रूप में करूंगा, जहां दरबार के सभी सदस्य मिलकर तालाब खोदेंगे। इससे हम श्रम की महत्ता को समझेंगे। अकबर को यह विचार पसंद आया। उन्होंने घोषणा की कि अगली पूर्णिमा के दिन सभी दरबारी, मंत्री और स्वयं राजा भी शहर के बाहर एक नए तालाब के निर्माण में श्रमदान करेंगे। निर्धारित दिन पर सुबह सुबह शहर के बाहर की जमीन पर सभी दरबारी और मंत्री इकट्ठा हुए। अकबर भी आए। हर किसी को एक एक फावड़ा या बेलचा दिया गया। यह नजारा विलक्षण था। राजा से लेकर बड़े बड़े अमीर दरबारी सब खुदाई के काम में लगे हुए थे। बीरबल ने संयोजन किया, कौन सा हिस्सा कितना गहरा होना चाहिए, मिट्टी कहाँ डालनी है, पानी का स्रोत कहाँ से आना चाहिए। यह श्रमदान कुछ ही घंटों में पूरा नहीं हो सकता था, इसलिए यह सिलसिला कई दिनों तक चला। शहर के गरीब मजदूरों ने देखा कि दरबार के बड़े बड़े लोग भी पसीना बहा रहे हैं, तो उन्हें अच्छा लगा। कुछ दिनों बाद तालाब का आकार बनने लगा। पूरी राजधानी में इसकी चर्चा थी कि इस तालाब को शाही तालाब के नाम से जाना जाएगा, जो अकबर के आदेश और बीरबल के संयोजन से तैयार हुआ। अकबर ने कहा, इस तालाब ने हमें सिखाया कि श्रम की महत्ता क्या है। केवल बोलना ही नहीं, हाथ से भी काम करना चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, वास्तविक अनुभव से बड़ी कोई शिक्षा नहीं। तालाब के निर्माण से जनता को बहुत लाभ हुआ। आसपास के घरों को पानी मिलने लगा, पशुओं के लिए व्यवस्था आसान हुई और बाग बगीचों की हरियाली भी बढ़ी। अकबर ने बीरबल को इस कार्य के लिए विशेष पुरस्कार देने की घोषणा की। उन्होंने कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक जागीर देना चाहता हूँ, ताकि तुम्हारे पास भी निजी भूभाग हो। बीरबल ने विनम्रता से कहा, महाराज, आपकी कृपा ही मेरे लिए पर्याप्त है। लेकिन यदि आप जागीर देना ही चाहते हैं तो उसे ऐसे किसानों को सौंप दीजिए जो जमीन के अभाव में खेती नहीं कर पा रहे। अकबर ने बीरबल की उदारता से प्रभावित होकर कहा, तुम धन दौलत या जमीन के पीछे नहीं भागते, यही तुम्हारी असली खूबी है। तब राजा ने आदेश दिया कि उस जागीर को छोटे छोटे भूखंडों में बांटकर जरूरतमंद किसानों को दिया जाए। यह एक प्रशंसनीय पहल थी, जिससे प्रजा को सीधा लाभ हुआ। इन सुधारों के बाद अकबर ने दरबार में एक साहित्यिक बैठक आयोजित की, जिसमें अब्दुल रहीम खान खाना, फैजी, अबुल फजल जैसे विद्वानों के साथ बीरबल भी शामिल थे। कविता, शायरी, इतिहास और दर्शन पर चर्चाएं हो रही थीं। अब्दुल रहीम ने एक नज्म पढ़ी, जिसमें मनुष्य के मन की उधेड़बुन का खूबसूरत चित्रण था। फैजी ने एक रुबाई सुनाई, जिसमें प्रेम और विरह की बात थी। अकबर सबको सुनकर प्रसन्न होते रहे। इसी बीच बीरबल से किसी ने प्रश्न किया, आपको कविता लिखनी आती है?
बीरबल हंसे और बोले, आती तो है, मगर मेरा झुकाव सरल कथाओं और कहानियों की ओर ज्यादा है, जिनसे लोग तत्काल सीख ले सकें। अकबर ने कहा, तो सुनाइए कोई अनोखी कहानी। बीरबल ने तुरंत एक छोटे किसान की दास्तान सुनाई, जो सोचता था कि बड़ा राजा बनूंगा, लेकिन जब उसे राजा बनने का मौका मिला तो समझ आया कि राजा होने से जिम्मेदारियों का बोझ कितना होता है। सबने इस कहानी में छिपे गहरे अर्थ को सराहा। उन दिनों एक मशहूर चित्रकार अजहर अली का आगमन राजधानी में हुआ। वह अपनी अनोखी शैली के लिए प्रसिद्ध था। उसकी विशेषता थी चित्र को इस तरह उकेरना कि वह वास्तविक लगे, मानो जीवंत हो। अकबर ने उसे राजदरबार में आमंत्रित किया और कहा, क्या तुम मेरे दरबार की एक ऐसी तस्वीर बना सकते हो जिसमें हमारी पूरी संस्कृति और वैभव झलक सके? अजहर अली ने सहज स्वीकृति दी। उसने दरबार का निरीक्षण शुरू किया। कौन कहाँ बैठता है, दरबार की सजावट कैसी है, किस दरबारी की क्या विशेषता है। कई दिनों तक वह चुपचाप अवलोकन करता रहा। फिर उसने एक भव्य कैनवास पर अपना काम शुरू किया। बीरबल भी उसकी कला देख दंग थे। उन्होंने कहा, इस चित्र में प्राण डाल देने की क्षमता है। अजहर अली ने एक दिन बीरबल से सलाह मांगी, आप राजा के करीबी हैं, मैं अकबर और उनके दरबार की तस्वीर बना रहा हूँ, मुझे क्या विशेष बात ध्यान में रखनी चाहिए? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज के चेहरे पर एक तेज होता है जो न्याय और दयालुता के मिश्रण से उपजा है, वह झलक जरूर आनी चाहिए। साथ ही दरबारियों के हावभाव भी वास्तविक हों, कोई चापलूस दिखे, कोई ईर्ष्यालु, कोई प्रसन्नचित्त और कोई मन में द्वेष छिपाए हुए, तभी चित्र सजीव लगेगा। अजहर अली ने सुझाव माना और सावधानी से पात्रों की भावभंगिमा उकेरने लगा। कुछ हफ्तों में उसका महान चित्र बनकर तैयार था। तय दिन दरबार के मध्य में उस विशाल चित्र को पर्दे से ढका गया था। अकबर, बीरबल और तमाम दरबारी उत्सुकता से उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जब पर्दा हटाया गया तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। चित्र में अकबर का चेहरा अद्भुत तेज से दमक रहा था। तानसेन अपने वाद्य यंत्र के साथ, अबुल फजल अपने लेखन मुद्रा में, रहीम अपनी कविताई के मुद्रा में, राजा मान सिंह वीरतापूर्वक खड़े, राजा टोडरमल वित्तीय अभिलेखों से घिरे, मुल्ला दो प्याजा किसी चुटकुले पर मुस्कुराते हुए और बीरबल एक अलग ही गरिमा से नजर आ रहे थे। लेकिन असली कमाल यह था कि पृष्ठभूमि में कुछ दरबारियों के चेहरे पर हल्की ईर्ष्या की झलक भी दिख रही थी। जो दरबारी वास्तव में ईर्ष्यालु थे, उन्हें यह बात चुभ गई। उन्हें लगा कि चित्रकार ने उनकी पोल खोल दी है। एक ने क्रोधपूर्वक कहा, यह चित्र हमारे वास्तविक चरित्र को क्यों दिखा रहा है? हमें तो राजसी वैभव में दिखाना चाहिए था। अजहर अली ने विनम्रता से कहा, महाराज ने दरबार को यथार्थ दिखाने को कहा था, मैंने वही किया है। अकबर ने चित्रकार की सच्चाई और कला की सराहना की। उन्होंने कहा, कला का सौंदर्य इसी में है कि वह सत्य को सामने रखे, न कि मिथ्या चमक। बीरबल ने भी इस विचार का समर्थन किया। कुछ दरबारी चित्रकार से बदला लेने की सोचने लगे। उन्होंने अकबर से शिकायत की, महाराज, यह चित्र हमारी बदनामी कर रहा है। इससे राज्य के बाहर गलत संदेश जाएगा कि हमारे दरबारी ईर्ष्यालु हैं। अकबर ने गंभीर होकर कहा, जो सत्य है उसे छिपाना क्यों चाहिए? यदि कुछ दरबारियों के मन में ईर्ष्या है तो उन्हें इसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। बीरबल ने सुझाव दिया, महाराज, यदि यह चित्र आपकी अनुमति से बना है तो इसे दरबार में ही रखा जाए, ताकि हम हर दिन देखें कि हमें अपने दोषों से मुक्त होने का प्रयास करना है। इस पर अकबर सहमत हुए और चित्र को दरबार के एक प्रमुख स्थान पर टांग दिया गया। यह दरअसल सबके लिए एक दर्पण बन गया, जिसमें हर कोई अपनी अच्छाई और बुराई देख सकता था। चित्र की सच्चाई से आहत ईर्ष्यालु दरबारियों ने एक आखिरी कोशिश की। उन्होंने किसी तरह अकबर को यह यकीन दिलाने की कोशिश की कि बीरबल सीक्रेटली दूसरों को भड़काकर दरबार में कलह पैदा करता है, ताकि वह स्वयं चमके। वे चाहते थे कि राजा के मन में बीरबल के प्रति संदेह के बीज बो दिए जाएं।
एक दिन अकबर ने भीग कर आई एक गुप्त सूचना देखी, जिसमें लिखा था, बीरबल दरबार में फूट डाल रहा है। अकबर चौंके, पर उन्होंने तुरंत विश्वास नहीं किया। उन्होंने बीरबल को बुलाकर पूछा, कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि तुम दरबार में फूट डालते हो ताकि तुम्हारी अहमियत बनी रहे। क्या कहना है? बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, महाराज, मेरी अहमियत केवल आपकी कृपा और मेरी निष्ठा से है। दरबार में फूट डालना मेरी नीति नहीं हो सकती। आप खुद जांच कीजिए। अकबर ने गहरी जांच करवाई। जो भी दरबारी षड्यंत्र में शामिल थे, उन्होंने एक एक करके सच उगल दिया। राजा को पता चल गया कि गुप्त सूचना भी उन्होंने ही भेजी थी। अकबर ने उन्हें कड़ा दंड दिया और सबके सामने ऐलान किया, यह अंतिम चेतावनी है। अब अगर कोई बीरबल के विरुद्ध झूठ फैलाएगा, उसे क्षमा नहीं मिलेगा। समय बीता, अकबर और बीरबल की मित्रता और गहरी होती गई। दोनों ने मिलकर राज्य में अनेकों सुधार किए, ईर्ष्या और द्वेष को कई बार हराया, कला और संस्कृति को उन्नत किया, न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाया और सबसे बड़ी बात, प्रजा का मन जीता। लोक कथाएं कहती हैं कि ऐसी जोड़ी इतिहास में शायद ही कभी देखने को मिली हो, एक राजा जो नया सीखने को तत्पर रहता है और एक सलाहकार जो विनम्रता और बुद्धिमत्ता से भरपूर है। कई वर्षों बाद इतिहास ने करवट ली। अकबर वृद्ध हुए, बीरबल भी उम्र के ढलान पर थे। किंवदंतियों के अनुसार बीरबल एक सैन्य अभियान पर गए और वहीं मारे गए। कुछ लोगों का मानना है कि यह महज एक अफवाह थी। जैसा भी हो, लोकमानस में अकबर और बीरबल की जोड़ी हमेशा अमर रही। आज भी जब हम किसी बुद्धिमान सलाहकार का उदाहरण देते हैं, तो बीरबल का नाम जरूर आता है। जब हम किसी न्यायप्रिय राजा का संदर्भ लेते हैं, तो अकबर जरूर याद आते हैं। इस तरह अनेक उतार चढ़ावों और अनगिनत किस्सों से भरी यह दूसरी लंबी कहानी हमें बताती है कि सत्य, परिश्रम और सद्भाव से बड़ा कोई मूल्य नहीं। चाहे दरबार में कितने ही षड्यंत्र हों, अंततः जीत उसी की होती है जो सत्य और न्याय के मार्ग पर चलता है। यही अकबर और बीरबल की कहानियों का मूल सार है, मनोरंजन के साथ साथ गहरा नैतिक संदेश।